अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। एक अंधोनाक वाक़या पेश आया रायविंड की हदूद में, जहां पर एक शख्स को कमेटी देने के बहाने से बुलाया गया और उसके बाद उसे अगवा किया, फिर उसको बेदर्दी से कत्ल किया और उसे यहाँ दरिया में फेंक दिया गया। उसके घर वालों ने जब अगवा की FIR करवाई कि हमारा जो भी अपना प्यारा है वो नहीं मिल रहा, वो गुमशुदा है या उसे किसी ने अगवा कर लिया है, तो फिर पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश का दायराकार बढ़ता गया, हर तरफ से उसको ढूंढा गया, लेकिन वो शख्स नहीं मिला और बिलाखिर CIA डिफेंस ने इस केस को टेक ओवर किया और रेस्क्यू की मदद से, चूँकि अगवा को काफ़ी दिन गुजर चुके थे, तो बहुत सारी जगहों पर उसकी छानबीन भी करवाई गई, जो कि बड़ी नहरें थी, दरिया के इलाके थे, और एन इस मुकाम से रेस्क्यू की एफर्ट से एक डेड बॉडी मिली जो कि काफ़ी गल सड़ चुकी थी। फिर जब उसकी शनाख्त करवाई गई, उसकी फोरेंसिक हुई, तो पता लगा कि ये वही शख्स था जो कुछ अर्सा पहले अगवा हुआ था और इसे कोई मार के यहाँ फेंक गया है। अब तफ्तीश का दायराकार आगे बढ़ता है। कातिल कौन है? कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, आखिर ये किसने किया, ये तो हम सब आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे कि हुआ क्या था और ये डेड बॉडी आखिर मिली कैसी। आइए आगे चलें। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। शेरोज़, इनसे जानते हैं कि डेड बॉडी कैसे मिली। शेरोज़, आप तो चूँकि मौके पे पहुँच गए, डेड बॉडी मिली कैसे थी? जी बिल्कुल, ये डेड बॉडी जो एक नामालूम अफराद की एक 15 पे कॉल वसूल हुई और अहले इलाका ने इसके बारे में भी लोगों को बताया कि यहाँ पे एक डेड बॉडी तैर रही है पानी के अंदर से। तो उसकी तलाश जब रेस्क्यू 112 को भी की गई और हम भी, हमारी नियो की टीम भी मौका पर पहुंची और देखा कि एक नामालूम फर्द की एक लाश जो पानी के अंदर डूबी हुई फिर रही थी, तो उसको, और वो काफ़ी मसख भी हो चुकी थी, काफ़ी उसकी हालत बताया नहीं जा सकता, इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि उसका पहचानना और नाम मुश्किल हो चुका था। तो इसको हमने ये किया कि वहाँ पर जो पुलिस की टीम मौका पर पहुंची, उन्होंने इसको इलाके को कॉर्डन ऑफ किया। उसके बाद रेस्क्यू 112 टीम कारों को बुलाया गया, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत को निकालने की कोशिश की, लेकिन जब ना निकली तो उसके बाद फिर रेस्क्यू एहलकार को बुलाया गया। उन्होंने उसकी बॉडी को वहाँ से रेस्क्यू किया और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल उसको मुंतकिल किया। तो गोताखोरों ने जब उसको निकाला तो उस वक्त भी वो डेड बॉडी क्या आसानी से निकाल ली गई थी? इसमें बहुत दुश्वारियाँ पैदा हो रही थी। एक काफ़ी इसके अंदर पानी भर जाने से फूल चुकी थी, बिल्कुल पानी भर जाने से डेड बॉडी फूल चुकी थी और लावारिस लाश बन चुकी थी। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये कौन है जिसको कोई मार के फेंक गया। सिर्फ इतना अंदाज़ा होता था कि शायद इसके सर में कोई चीज़ लगी है, वो लोहे की कोई चीज़ सर में मारी गई है, उसको उससे सुराख किया गया है या फायर लगाया। ये तो ज़ाहिर है जब आगे फोरेंसिक हुई चीज़ें तो फिर सामने आई। चूँकि इस दौरान अगवा की एक FIR जो है वो लॉन्च हो चुकी थी और पुलिस अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ा चुकी थी। CIA डिफेंस जो है इस पे काम कर रहा था। फिर उन्होंने आगे इस तफ्तीश को किस रुख पर ढाला वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर रेस्क्यू के एहलकार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर मौके पे आके डेड बॉडी को, जब वो कोई भी डेड बॉडी हो, सिर्फ ये नहीं, तो वो निकालते हैं तो उस वक्त उन्हें क्या क्या मसाइल दरपेश आते हैं। अगर डेड बॉडी सामने है, नज़र आ रही है, तो उसको बोट पे जाके निकाला जाता है, लेकिन अगर नीचे कहीं जाल में फंस चुकी है और उन डेड बॉडीज़ को जो है वो वहाँ से रेस्क्यू कैसे किया जाता है, उन्हीं की जानिब बढ़ता है। अच्छा दीन असलम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले भी कई डेड बॉडीज़ जो हैं वो रेस्क्यू की जा चुकी हैं, यकीनन ये डेड बॉडी भी आप लोगों की जानिब से रेस्क्यू की गई। आप लोगों का प्रोसीजर क्या होता है जब कोई डेड बॉडी सामने तैरती हुई नज़र आती है, कोई इतला मिलती है, या उसके अलावा जो गोताखोर हैं आप लोगों की जानिब से, वो जब जंप करते हैं और जो जाल में डेड बॉडीज़ फंसती हैं, उन्हें कैसे निकाला जाता है बाहर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तरह की डेड बॉडीज़ होती हैं। जब हमें रेस्क्यू 1122 पे कॉल आती है तो हमारी टीम फ़ौरन उस लोकेशन पे रिस्पॉन्ड करती है। तो उसमें दो तरह की डेड बॉडीज़ होती हैं। एक तो होती है जो ऑलरेडी काफ़ी अर्सा पहले कोई शख्स डूबा हुआ होता है, उसकी डेड बॉडी नज़र आ रही होती है, तो लोग हमें कॉल करते हैं कि जी यहाँ डेड बॉडी नज़र आ रही है, ठीक है, तो हम उसको निकालते हैं। निकालने के बाद उसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है, हम पुलिस के हैंड ओवर करते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन, ताकि आगे हो सके, आगे उसका फर्दर प्रोसेस हो सके। एक बॉडी वो होती है जैसे किसी के अभी पता चला कि यहाँ से कोई शख्स अभी डूब गया है,
तो उसके अगर डेड बॉडी उसमें भी होता है कि जैसे कोई कंप्लेंट आती है कि यहाँ डूबा है या कोई फौरी तौर पे डूबा होता है, तो उसमें फिर हमारी टीम अपने उसका एक प्रोसीजर होता है कि हमारी टीम उसमें हमारे डाइवर्स भी होते हैं, हमारे स्विमर्स भी होते हैं, उसमें बोट की मदद से, स्कूबा की मदद से डाइव सर्च करते हैं। अगर शैलो वाटर होता है तो फिर हमारे काफ़ी रेस्क्यूअर्स होते हैं जो रोप की मदद से उसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। इसमें ये बताइएगा कि जो अननोन डेड बॉडीज़ होती हैं जिनके मुतालिक पुलिस जो है वो अगवा में या गुमशुदगी में छानबीन कर रही होती है, और वो अगर आपको कहीं से कॉल नहीं आती है और जाल में भी कहीं नीचे फंसी होती है, तो वो भी तो आप लोग रेस्क्यू कर लेते हैं। आप लोगों के जो गोताखोर होते हैं वो डाइव करते हैं। इसके लिए कोई टाइम फ्रेम फिक्स होता है कि इतने अरसे में डाइव करके चेक करना है जाल में कुछ फंसा तो नहीं? नहीं, देखिए वो तो डिपेंड करता है ना, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है। अच्छा। कि जी यहाँ पे जाल लगा है, यहाँ पे कोई बैरियर है, यहाँ पे कोई हर्डल है, यहाँ पे कोई बंद है, यहाँ पे एक खदशा हो कि बॉडी वहाँ रुक जाए, तो फिर हम वहाँ पे डाइव करते हैं। हमारा स्कूबा होता है, प्रोफेशनल्स लोग होते हैं जो वहाँ पे डाइव करके उसको चेक करते हैं जगह को कि जहाँ बॉडी के फंसने के खदशा होता है। ठीक, तो फिर हम वहाँ से उसको लोकेट करके निकाल के। आदिल साहब, एक और सवाल भी, जो डेड बॉडीज पुरानी हो जाती हैं और गल सड़ जाती हैं, अक्सर डेड बॉडीज़ में पानी भर जाता है या वो बिल्कुल गल के गिर रही होते हैं, उनके जिस्म के हिस्से गिर रहे होते हैं, शायद इस तरह भी होता है। तो ऐसी डेड बॉडी, जैसे ये डेड बॉडी थी क्योंकि भी गल चुकी थी काफ़ी, तो इनको निकालने के लिए आप लोगों को क्या मुश्किलात सामने आती हैं? देखिए, जो बॉडी गल सड़ जाती है, जिसका इशू होता है, उसको हम निकालते तो हैं क्योंकि एक जान है। कैसे निकालते हैं? एक बॉडी है, उसको हम फिर वो हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं, हम उसको निकालते हैं। डेड बॉडी शीट में उसको करते हैं, हमारे पास बाकायदा एक डेड बॉडी शीट होती है, उसमें उसको करके उसके बाद फिर हम उसको पुलिस के हैंडओवर करते हैं। फर्दर उसकी फोरेंसिक होती है, फोरेंसिक वाले उसका आगे आइडेंटिफिकेशन जिसकी बज़ाहिर ना हो रही हो, ना पता चल रहा हो उसका, तो फिर वो करते हैं डीएनए करके। उनके प्रोसीजर्स होते हैं ताकि पता चल सके कि ये बॉडी, इसका शनाख्त कैसे होती है। वो फर्दर पुलिस का अभी तक कोई ऐसी डेड बॉडी आपने निकाली जो इस कदर वर्स्ट कंडीशन में हो जो आप भूले ना हो? नहीं, वो तो डेफिनेटली जो बॉडी पानी में ज़्यादा देर रहती है या ज़्यादा अरसा उसमें रहती है, मैक्सिमम कितनी वर्स्ट हो जाती है, कुछ बताइएगा? हालत बहुत ख़राब होती है। अच्छा। उसका इतनी स्मेल होती है बॉडी के अंदर, तो हमारे लिए, क्योंकि हमारा एक इदारा है और हमने हर सूरत हर एक को रेस्क्यू करना है, तो हम तो फिर उसको करते हैं। हमने हर सूरत तलाश करना होता है क्योंकि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत शुक्रिया दिल असलम साहब, और यकीनन हैट्स ऑफ टू यू, आपके पूरे इदारे को सलाम। जो कुछ आप लोग कर रहे हैं और यकीनन खदमत खल्क है। जब नॉन डेड बॉडीज ट्रेस होती हैं, हमने देखा है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई इंटेरोगेशन डिपार्टमेंट है, वो तो फ़ौरन मीडिया पे आते हैं और उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्रेडिट ले जाते हैं, लेकिन असल रोल जिनका है, जिन्होंने उसको वाकई पानी से निकाला, उनको ट्रेस किया, उन लोगों के मुतालिक अक्सर नहीं हम में से कोई भी जानते। तो ये हैं वो हमारे पाकिस्तान के नौजवान जो ये जो है फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। फ्रेंसिक का एक अमल आ जाता है, जैसे कि अदील साहब ने बताया कि इसके बाद फ्रेंसिक वाले आते हैं, वो इस बॉडी को चेक करते हैं और फ्रेंसिक होता है, उसके बाद हकाइक सामने आते हैं। तो ऐसे में फ्रेंसिक एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी जिम्मेदारी फिर उसके बाद कैसे शुरू होती है और इस डेड बॉडी को भी वो आगे लेके कैसे चले। हमारे साथ डॉक्टर मशहूर अहमद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इसके बाद जब डेड बॉडी सामने आ जाती है और फिर फ्रेंसिक टीम का अपना एक वहाँ से काम शुरू होता है, उनकी जिम्मेदारी स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ताफ़ुन ज़रा डेड बॉडी होती है, उसको जैसे कि हमें पहले रेस्क्यू एहलकारों ने भी बताया कि उनके अपने जो वारिस हैं, जो उनके अपने प्यारे हैं, वो उन्हें हाथ नहीं लगाते, तो वहाँ से आप लोगों का काम स्टार्ट होता है। और ताफ़ुन ज़रा डेड बॉडी, वो पानी से निकली है, वो किसी नाले से निकली है, वो कहीं से भी निकली है, आप लोग उसको फिर पूरा चेक करते हैं, उसका पूरा एग्जामिन करते हैं, किस तरह से आप लोग करते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले जब हमें कॉल आती है पुलिस डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि इस जगह पर इस तरह का केस आया है, आप आएँ और उसको आइडेंटिफिकेशन करें, तो सबसे पहले हम उस इलाके को सील करते हैं बिल्कुल, ताकि कोई बंदा वहाँ पे जाके सबूत वगैरह या कुछ बॉडी के साथ छेड़खानी ना करे। ठीक है। तो उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि बॉडी की कंडीशन कितनी ख़राब हो चुकी है और किस कंडीशन में है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो सकती है या डिपार्टमेंट ले जाना पड़ सकता है, उसके लिए हमने टोटल तफसील देखनी होती है। उसके बाद हम दोबारा उनके ये चेक करते हैं कि उनके फिंगरप्रिंट्स, उनकी आँखों के स्कैन, उसके अलावा उनका डीएनए वगैरह चेक करने का वो सारा प्रोसीजर है, वो हम देखते हैं। उसके बाद फिर हमें बताया जाता है कि ये बॉडी कब, कहाँ और कैसे गुम हुई है। तो हम उसकी बॉडी पे पूरे उनकी बॉडी पे निशान देखते हैं कि किस चीज़ से मारा गया। उनकी नेक पे तो कोई निशान नहीं, या कोई फायर का निशान ना हो, कोई कट का निशान ना हो, या और किसी तरह से दिया गया हो। उसके बाद हम उनका एक टोटल प्रोसीजर करते हैं एमएलसी का, ब्लड से, और उसके बाद फोरेंसिक से। उनसे हमने ये चीज़ देखनी होती है कि उनको कोई जहर वगैरह तो नहीं दिया। स्मेल इतनी होती है कि आप मास्क लगा के भी एज ए ह्यूमन बीइंग वहाँ नहीं खड़े हो सकते, तो ऐसे में जो आप लोगों को मुश्किलात आती हैं,
आप लोगों का अपना प्रोफेशन एक तरफ, लेकिन एज एक इंसानियत के नाते आप लोग वहाँ पर किस तरह से फिर सर्वाइव करते हैं? जी बिल्कुल, लाइक वहाँ पे ऐसी कंडीशन होती है कि रुका भी नहीं जाता। हम तो क्या, उनका कोई अपना लवाकिन अपने ज़ाती खून के रिश्ते भी नहीं रोक सकते। तो यकीनन डॉक्टर साहब, आपके डिपार्टमेंट की अजमत को सलाम है कि आप लोग बड़ी बहादुरी से, दिलेरी से ये फरीज़ा जो है सर अंजाम दे रहे हैं। यकीनन हैट्स ऑफ टू यू। जहाँ रेस्क्यू अपने काम जिम्मेदारी से करता है, वहाँ फोरेंसिक डिपार्टमेंट की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसने फिर उस डेड बॉडी को इंसाफ की दहलीज तक पुलिस के साथ मिलकर लेके जाना होता है। आया वो कत्ल हुआ, वो सुसाइड थी, वो तमाम चीज़ें फिर इन्होंने सामने लानी होती हैं। तो ये तो था इन सब का फ़र्ज़, लेकिन असल में ये जो डेड बॉडी थी ये पानी के अंदर कैसे पहुंची, इसको कत्ल किया तो कैसे किया गया, ये तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं। हम आपको प्रोग्राम में वो भी हक़ाइक़ दिखाते हैं। उस्मान शौकत मौजूद हैं जिन्होंने इस सारे केस को इंटरोगेट किया। हम पुलिस डिपार्टमेंट से उनकी इंटरोगेशन में सामने क्या आया वो भी जानेंगे, अपने नाज़रीन को सुनवाएंगे। उस्मान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि अभी तक आपने जो इंटरोगेशन की उसमें हक़ाइक़ क्या थे? हक़ाइक़ बेसिकली एक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है 22 तारीख को कि एक बंदा लाइक नामी जो रायवंड का रहने वाला है वो अगवा हो गया और उसका कोई क्लू नहीं मिल रहा किधर चला गया। तो जो मुतलका पुलिस वाले होते हैं, रायवंड सिटी वाले, वो एक बंदे को शामिल तफ्तीश करते हैं, अकबर नामी बंदे को, लेकिन उनको उसमें से कोई चीज़ नहीं मिलती और उस बंदे को जुडिशल हो जाता है 2 दिन बाद, वो बंदा पुलिस कस्टडी में रहने के बाद। उसके बाद ये केस हमारे पास आ जाता है, CI के पास आ जाता है, जो मेरे इंचार्ज साहब है रईस अहमद खान साहब, उनकी तरफ से ये केस मुझे मार्क होता है, मैं इसकी सारी तफ्तीश करता हूँ। तो हम इस केस में जितने भी जो करैक्टर्स थे जो इसमें इन्वॉल्व थे इससे रिलेटेड, हम उन सब का डाटा कलेक्ट करते हैं, उनकी CDRs मंगवाते हैं। तो जिस टाइम हम उनका डाटा मंगवाते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, तो इसमें जितने भी जो करैक्टर्स होते हैं हम उनको 1 बाय 1 इंटरोगेट करते हैं। तो जब हम इंटरोगेट करते हैं तो कितने करैक्टर्स होते हैं इसमें? इसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे, कोई 10 से 15 लोग ऐसे थे जो हमने शॉर्ट लिस्ट किए थे कि जो उस टाइम आपस में अकॉर्डिंग टू CDR जो बंदा मर्डर हुआ है, लाइक उसके साथ जिस बंदों ने रब्ता किया, वो जितने जो करैक्टर्स थे उन सबको हमने ला के इंटरोगेट किया 1 बाय 1। तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि वो जो लाइक है वो अब नहीं है, वो उसकी डेथ हो चुकी हुई है। लेकिन इशू हमारे पास क्या आ रहा था, हमें उसकी डेड बॉडी नहीं थी मिल रही। उसके लिए जब हम बाकी मुलज़िमों को इंटरोगेट करते तो उसमें जो वहीद है ये भी हमारी हिरासत में आ जाता है। जब हम इसे इंटरोगेट करते तो ये अपने बापों की सही तरीके से जवाब नहीं देता, हमारा डाउट इसके ऊपर और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। मज़ीद इसकी इंटरोगेशन की जाती तो सारी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ये हमें बता देता है कि किस तरीके से हमने प्लानिंग की और किस तरीके से हम लाइक उसका क्यों किया इन्होंने ये सब। बेसिकली मामला ये था कि अकबर नामी बंदा वो इस टाइम जेल में है, वो कमेटियाँ डालता है, कमेटियाँ इकट्ठी करता है। तो वो कमेटियाँ इकट्ठी करता है, जिस बंदे की कमेटी निकलनी होती है वो उसको फ़ोन करता है तारक नामी बंदे को कि आपकी जो कमेटी की रकम है 4.5 लाख रुपया मेरे पास है, आप ये वसूल कर लें मेरे से। वो तारक कहता है मैं तो इस टाइम आउट ऑफ सिटी हूँ, मुल्तान में हूँ, आप ऐसा करें कि ये जो कमेटी की रकम है ये मेरा दोस्त है लाइक जो रायवंड में रहता है, आप उसको दें आएँ। तो ये जब जाते हैं लाइक के पास, उसको ये गाड़ी में बैठाते हैं। उधर इनका ज़हन, उससे पहले इनका प्लान बन चुका होता है कि हमने ये काम इस तरीके से करना है। लालच आ जाती है। ये लाइक को गाड़ी में बैठाते हैं, गन पॉइंट पे उससे दोबारा कॉल करवाते हैं तारक को कि पैसे मैंने रिसीव कर लिए हैं, अब ये जो रकम है हम जा रहे हैं वापस, आप जानो और लाइक जाने, हमने कमेटी दे दी है। तो इनका तो ये प्लान था कि लाइक इनको मिलेगा ही नहीं और हम कहेंगे हम तो कमेटी दे के आ गए। उस दौरान ये लाइक को मार देते हैं। उस दौरान ये क्या करते हैं, लाइक को ले जाते हैं गाड़ी में राजा जंग नहर कसूर के एरिया में, उस नहर के किनारे पे ले जाकर उसको फायर मारते हैं और उसकी डेड बॉडी नहर में फेंक देते हैं। तो चूँकि डेड बॉडी हमें रिसीव नहीं थी हो रही, तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन भी काफ़ी करवाते हैं राजा जंग नहर में, कोई 5-6 किलोमीटर के एरिया में। तो हमें तकरीबन कोई 20 से 21 दिन के बाद जो डेड बॉडी है वो हमें छांगा मांगा के इलाका से नहर के अंदर से मिल जाती है। तो मसक हो चुकी होगी जी डेड बॉडी, क्योंकि 22 दिन बाद डेड बॉडी मिली थी तो काफ़ी सारी डिकम्पोज हो गई, तो उसके बॉडी आर्गन्स मिसिंग थे डेड बॉडी के। लेकिन जो मुदई था, जो उसका मुदई बेसिकली भाई था लाइक का, वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है उसके हाथों से, उसके अंगूठों से, उसके दांत से, वो पहचान लेता है, कहता है ये मेरा भाई है। फिर जो कपड़े पहने हुए थे उसने वही थे, तो वो डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है मुदई की तरफ से। ठीक। तो फिर जो मुलज़म था जो पहले के 365 में अगवा में जेल जा चुका था, उसको हम दोबारा रिमांड पे लेके आते हैं 302 में, फिर उसकी इंटरोगेट करते हैं। तो वो भी बताता है कि हाँ हमने ये जो काम है हम इस तरीके से गाड़ी में गए थे। इसमें महज लालच था, कोई दुश्मनी या कोई चीज़? इसमें सिर्फ लालच था। एक कमेटी की रकम थी, वो भी इस वजह से कि हमें देनी ना पड़े बंदे को, हम यही कहेंगे हम दे आए हैं, हमारे से कोई पूछेगा नहीं और बंदा इनको मिलेगा नहीं तो हमारा कोई। क्या ये तारिक नामी शख्स
आपका रिकॉर्ड याफ्ता है, क्योंकि इंसान को प्लान करके कत्ल कर दिया बगैर किसी गुस्से और दुश्मनी के, महज चंद पैसों की बुनियाद पर, और कमेटियां भी वही जो वो पहले डालता था। तो क्या इसमें आपने और इसको इंटरोगेट किया मजीद? जी हमने इंटरोगेट किया, वो साहब का रिकॉर्ड तो नहीं था, लेकिन हमने उससे जब इंटरोगेशन की तो हमने पूछा कि 4 लाख के पीछे तो नहीं कि किसी की जान लेता। तो वो फिर बताता कि तो मेरे पास 4 लाख भी नहीं था, मेरे पास पैसे मैं कहीं लगा चुका था, मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी, तो मुझे और कोई हल नहीं नज़र आया। 302 इसमें दफ़ा लगाई गई। जी 302 इसमें आज़ाद होगी, जब डेड बॉडी हमें मिली फिर 302 आज़ाद होगी। फिर इनका अपना भी कन्फेशन है दोनों मुलजमान का, जो गाड़ी उन्होंने इस्तेमाल की वो भी पुलिस की कस्टडी में है। वो रकम भी इनसे रिकवर हो गई? वो रकम भी रिकवर हो गई है। इसके अलावा जो आला कत्ल जो पिस्टल इन्होंने इस्तेमाल किया था वो भी इनसे रिकवर हो चुका हुआ है, जो रकम थी वो भी रिकवर हो चुकी है। कितने दिन में ये ब्रेक हो गई चीज़ें? तकरीबन 2 से 3 तारीख को ये इन्वेस्टिगेशन CAE के पास आती है, 11 को हमें डेड बॉडी मिलती है, तो और हम इसको ये 6 से 7 दिन बाद हम इसको ट्रेस आउट कर लेते हैं, ये चीज़ क्लियर हो जाती है हमें हर चीज़। यकीनन CIA की बड़ी कार्रवाई है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इंटरोगेशन में जो चीज़ें रह गई हैं आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि ये लोग बच नहीं पाएंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, डिटेल्स आपने शेयर। मुलजिम की जानिब चलेंगे और उसके मुंह से आपको सच सुनवाएंगे, आपको गुंजाइश नहीं उसके झूठ बोलने की। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाने में मौजूद हूँ और मेरे साथ वो सफाक मुलजिम मौजूद है जिसने महज चंद पैसों के लिए एक शख्स को बेदर्दी से कत्ल किया। क्या हुआ था इसी की जुबान से सुनते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद वहीद। वहीद, क्या करते हो? खेती बाड़ी करता हूँ और साथ जब फारग होता हूँ ना किसी गाड़ी रेंट पे चलाता हूँ। अच्छा, जी शादीशुदा हो? नहीं, ऐसे। उम्र कितनी है? 23 साल। कितने बहन भाई हो? 5। लाहौर के रहने वाले हो? रेमड के साथ गाँव है कोई पचा। वहाँ के रहने वाले हो? कितना कमा लेते हो? बस खाने पीने जोगा बस गुजारा होता है बस। जिसको मारा उससे कोई जाती दुश्मनी थी? नहीं, मेरा उसको तो कोई लेन देन नहीं था। कभी देखा था उसको पहले? कभी भी नहीं। जानते नहीं थे? नहीं, कभी नहीं। ये भी नहीं जानते थे कि वो किस घर की औलाद है, किसी का वाहिद कफील है, किसी का सहारा है? कुछ नहीं जानते थे? नहीं, मैं नहीं जानता। हाँ? नहीं जानता था। बस जाके कत्ल कर दिया? हाँ, वो किराए के कातिल हो? जी हैं? जी। तुम किराए के कातिल हो? समझ नहीं लगती ऐसे क्या। वो जो पैसे लेके कत्ल करते हैं वो? नहीं, मैं कोई किराए के कातिल हो? मेरे गाड़ी मेरी उसने मुझे बोला ना हम लोगों ने शादी पे जाना है। मैंने जो पूछा मुझे उसका जवाब चाहिए। नहीं, कोई डील नहीं थी हुई हमारी पैसों की। किराए के कत्ल करते हो? नहीं, पहले वारदातें करते हो? कोई भी नहीं। कोई मूवी वगैरह देखी थी जिससे कोई गैंग बनाने का शौक था? नहीं। तो भाई मच्छर थोड़ी मारा है, इंसान मारा है। जी हैं? जी जी। ये ऐसे मर जाता है? एक्सीडेंट से भी नहीं मरा वो तो? नहीं। तुमने जाके मारा है? हाँ हाँ तो मारा है ना? हाँ जी, अकबर ने फैर मारा है। हाँ जी। तुम साथ थे ना? तुम दोनों ने मिलके किया सब कुछ? हाँ, मैं साथ ही था उसके गाड़ी में। हाँ, तो ये इंसान मारना इतना आसान है? नहीं, उसने मुझे तो बहुत आसान लग रहा है। नहीं, प्लानिंग की हुई थी कोई? नहीं, प्लानिंग कोई नहीं की थी, बस क्यों? अचानक ही मुझे बरात। गुस्सा आया, उसने को गालियां दी? नहीं, उसने तुम लोगों के कोई नुकसान किया? कभी नहीं, देखा भी नहीं था कभी उसको। तो फिर गुस्सा अचानक नहीं आया? कुछ नहीं हुआ? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है? तुम बात समझ नहीं आ रही ना? आ रही है। अकल फहम में नहीं बैठ रही? आ रही है तुम्हें समझ? वो अकबर का उनका लेन देन था ना। तुम्हारा तो लेन देन नहीं था ना? नहीं, मेरी बात उसने ना गाड़ी बुक कराई थी कि शाम को शादी पे जाना हम लोगों ने। जैसे मैं रेंट पे गाड़ी चलाता हूँ, किसी की कार एक्सल आई। अच्छा, इससे पहले कभी टीवी में खबरें सुनी है कि फलाने फलां को मार दिया? हाँ, न्यूज़ तो देखते रहते हैं। प्रोग्राम्स भी देखे होंगे? मैंने देखा। चलो, कत्ल की खबर तो देखी होगी। हाँ। तो इंसानियत के नाते उस वक्त दिमाग में या दिल में क्या सवाल क्या पैदा होते थे? डरता था, मैंने उसको बोला था इसको छोड़ दो नहीं, ना। वैसे ही मैं पूछ रही हूँ कि जब कोई ऐसी खबर देखते थे तो दिमाग में कोई बात तो आती थी कि कैसा काफिर इंसान है, कैसा जालिम इंसान है? जी हैं? जी। आती थी ये बात? बहुत बहुत ज़्यादा। कैसा दरिंदा सिफ्त है, किसी माँ का बेटा मार दिया, तरस ही नहीं आया? नहीं आती थी बातें? बहुत आती थी। कभी सोचा था कि खुद से भी ये सब कुछ होगा? कभी भी नहीं था सोचा। तो फिर ये अचानक कैसे हो गया? पता नहीं उसके क्या माइंड में था, क्या चक्कर था तुम्हारे उसका। माइंड में क्या था? मेरे माइंड में यही था, बस इसने मुझे शादी पे लेके जाना, बस उसने। शादी पे लेके जाना था? रास्ते में तुम लोग कत्ल कर रहे हो और तुम लोग डर भी नहीं रहे ना? तुम्हें अल्लाह का डर है ना तुम्हें मुझे कानून का डर है? मैं बहुत समझा रहा था उसको, मगर नहीं मानना। कहता नहीं, हम उठा के इसको ले आए, अगर इसको ना फायर ना मारा तो हम पकड़े जाएंगे। कितने भाई हो तुम लोग? 5 भाई हैं। तुम्हें कोई फायर मार दे, तुम्हारे भाई को मार दे, तुम्हारे घर पे क्या बीतेगी? बहुत बुरा हाल है? क़यामत आ जाएगी। क्या मत आ जाएगी? तुम्हारी माँ का क्या हाल होगा? बहुत बुरा। हाँ, वो किसी की औलाद नहीं है, किसी का उससे खूनी रिश्ता नहीं है, सबसे है। था ना? तो भाई इंसान मार रहे थे हैं? जी। ये जल्लादियत तुम लोगों के अंदर कैसे आ गई? तुम्हारे भाई को कोई ऐसे मार जाए चंद पैसों के लिए, कोई दुश्मनी भी ना हो,
तुम्हारे दिल से आहें नहीं निकलेंगी? निकलेंगे तो यूं नहीं आहों का नतीजा है जो उसके घर वालों के दिल से निकल रही है जी। वो कि तो तुम पकड़े गए हो। जी ऊंचा बोलो। जी जी पकड़ा गया था। पकड़े गए हो ना? जी जी जी। अच्छा, फिर गाड़ी बुक करवाई थी फिर उसने मुझे बोला रेमंड जाना शादी पे। मैंने बोला ठीक है चले जाएंगे। हम लोग रेमंड चले गए। जब रेमंड चले गए मुझे कहते इस तरफ करो इस तरफ करो, मैं उस तरफ ले गया आगे गली में। जब गली में गए हम लोग, मुझे तुम्हारा दोस्त था बचपन का? नहीं दोस्त नहीं था मेरा, बस साथ के गांव का था मेरे का बस। जान पहचान थी? हाँ बस आन वो जान था। कैसा था जो तुम्हारे साथ उठता बैठता था? पहले कुछ भी नहीं था ऐसा सीन, कोई भी नहीं था। अच्छा, अच्छे घराने से शादी में जा रहे होगे तो यकीनन अच्छे कपड़े पहन के गए होगे। हाँ। प्यार श्यार होके गए थे। हाँ मैं न्यू ड्राइवर हो ना, कपड़े न्यू पहनने होते, शादी वगैरह पे तो जाना ये था। असला क्या तुम लोगों ने शादी पे हवाई फायरिंग के लिए रखा था साथ? नहीं मुझे तो पता भी नहीं था ये पिस्टल भी साथ लेके जा रहा है, ये नहीं लेके जा रहा है। कोई किसी को भी अपने प्लान में शामिल तब करता है जब उसे यकीन होता है कि या तो ये मेरा राज रखेगा तो या फिर ये मेरे साथ मिलके कार्रवाई करेगा। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोई किसी को ऐसे तो साथ नहीं रखता बेशक। जब तक यकीन ना हो। तो तुम लोगों का आपसी इतना ताल्लुक था कि इतना बड़ा वो क्राइम करने जा रहा था और उसे ये डर नहीं था कि तुम पुलिस को इत्तला नहीं करोगे या तुम किसी को बताओगे नहीं। उसने तुम्हें साथ रखा हुआ था। तुम्हारी गाड़ी क्यों रेंट पे करवाई? इतनी गाड़ियां और थी, अड्डे से मिल जाती हैं। पता नहीं क्यों मेरी गाड़ी उसने बुक कराई। क्योंकि तुम लोगों के पहले ही दिमाग में फतूर था। नहीं पहले कोई हमारा इरादा नहीं था ना, उसने मुझे कुछ बताया था उधर से जाके क्या करना है आगे क्या सीन नहीं है। उसने तुम तो बहुत मासूम थे हैं? मुझे क्या पता इसने मुझसे आगे जाके ये मासूमियत की सजा मिल गई है। तुम्हें तो कुछ पता नहीं था, रोटी को चोची कहते हो। नहीं। तुम्हारी गाड़ी रेंट पे उसने करवा ली। कितना रेंट तय किया? 3500 लेना था तो 2500 दिया उसने। क्यों? कहता है मैंने मालिक से बात कर लूंगा, उसे 2500 दे दो। मैं जानू मालिक जाना, उसे बोलो मुझे 2500 दिया उसने। अच्छा। इसलिए तुम किसी के भी साथ कत्ल करने चल पड़ोगे? नहीं हैं? किसी के भी साथ लग के? नहीं कभी नहीं। कौन किसी के साथ जाता है, बस तो उतने फिर पता उसके नहीं। साथ क्यों गए थे? मुझे पता नहीं किन चक्करों में उसने फंसा लिया कैसे। किन चक्करों में फंसाया था वो तुम्हारे मुंह से मैं सुनाऊंगी। नाजरीन इसकी तरफ वापस आते हैं, इसी के मुंह से जुबान से अपने नाजरीन को सुनवाएंगे कि क्या था। हाँ भाई, याददाश्त वापस आ गई होगी अब तक, जी जी। क्योंकि हमारे नाजरीन ने भी सब कुछ सुन लिया है। अब मुझे A to Z सारा प्लान सुनाओ। हम लोगों ने ना गाड़ी रेंट पे ली किसी की, तो मैं कितने दिन पहले से प्लान कर रहे थे? प्लान नहीं हुआ था हमारा, बस अचानक के बस हुआ। उसी दिन? हाँ उसी दिन बस सुबह अचानक सोचा कैसे कर लेते हैं। उसने बोला ना ऐसे ऐसे गाड़ी लेके आनी है, फिर हम लोगों ने ऐसे रेमंड जाना है। अच्छा, तुमने रेंट पे गाड़ी ली? हाँ मैंने रेंट पे गाड़ी ली किसी की। अच्छा, तुम्हारी सिक्योरिटी थी आगे रेंट से? हाँ रेंट से गाड़ी मैंने लेनी थी ना, मेरी वाकफी थी। ठीक है, तो मैंने लेनी फिर थी। कौन सी गाड़ी ली? एक्सएलआई कार थी अच्छा, ब्लैक कलर की। फिर? तो फिर हम लोग रेमंड चले गए। रेमंड के उधर जाके एक आदमी, इसने ना किसी के पैसे देने थे अकबर ने, तो इसने तारक नामी बंदे को कॉल की। इसने ऊंचा बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। तारक नामी बंदे को इसने कॉल की अकबर ने। इसने बोला पैन मैंने 2 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ पैसे लेके, तो उस पैन को बोलो बाहर आने के ना पैसे ले ले। तो जब ये गाड़ी में बैठ गया, हम लोग थोड़ा सा आगे चले गए थे। इसने मुझे बोला वापस जाना, घर पीछे रह गया। मैंने बोला ठीक है। जब पीछे आने लगे इसने मुझे बोला इसको उठा के ना गाँव लेके जाना है। अकबर ने मुझे बोला। मैंने बोला गाँव क्यों लेके जाना है? इसने बोला वो फैमिली मैटर है हमारे को लड़के के, इसलिए हमने इसको लेके जाना है। मैंने बोला चलो ठीक है लेके चले जाते हैं। जब उसके पास जाते हैं तो गाड़ी के बाहर आता है दरवाजे से वो, तो गाड़ी के पास आता है। अकबर पीछे बैठा होता है। अकबर उसको पैसे दिखाते हैं, कागज़ में थोड़े से पैसे होते हैं, उसको दिखाता है और गाड़ी के पास आकर गाड़ी के पास आता है। अकबर कहता है सेंटर अंदर बैठ जाओ। वो आता जाता है, वहाँ आती जाती है अंदर बैठ जाना, कूलिंग ज़ाया हो रही है अंदर बैठ जाओ। अंदर बैठते जैसे अंदर बैठता है अकबर उसको गन पॉइंट दिखाता है, पिस्टल दिखाता है और मुझे कहता है गाड़ी भगा दो। मैं वैसे ही गाड़ी भगा देता हूँ। जब खुरपाचक चले जाते हैं हम लोग, खुरपाचक से थोड़ी सी 300-400 मीटर पहले अपने गांव से पहले, उधर मुझे बोलते हैं उतर के नीचे आओ। मैं उतर के नीचे आता, मुझे कहते हैं इस आदमी को ना हमने फायर मारना। मैंने बोला फायर क्यों मारना? इसने बोला ऐसे थे ना इस मेरे, दौरान जो कॉल करवाई वो अभी आना है। अच्छा, उसने बोला ना इसको फायर मारना। मैंने बोला फायर क्यों मारना? इसने बोला मैंने ना तारे के पैसे देने थे कमेटी के और कमेटी मुझसे इस्तेमाल होगी, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तारे को बोलूँगा मैं उसको पैसे दे के आ गया हूँ, तो इसलिए इसको फायर मारना। मैंने बोला फायर रहने दो मारने को, तो इसको छोड़ देगा नहीं। अगर इसको छोड़ा ना तो ये हमारा बता देगा। जाकर मुझे उठा कर ले गए थे और पैसे भी नहीं दिए, मुझे ऐसे बोल रहे थे। मैंने बोला कुछ नहीं तो छोड़ेगा नहीं, अब कोई चांस नहीं है, इसको मारना पड़ेगा वरना हम लोग पकड़े जाएंगे। अगर मैं पकड़ा गया मैं भी बता दूंगा। हम 2 लोग उठा कर लेकर गए थे। तो ये फिर मुझे कहते इधर रुको, मैं ये गाड़ी में जाता है साथ में भी चला जाता हूँ आगे बैठा। ये तारक को फ़ोन करता है और बाबे को पहले बोलता है, उसे बोलो ठीक है ओके हो गए पैसे ओके हो गए। ये अपने कॉल से उसको कॉल करवाता है तारक नामी बंदे को, और ये बाबा बोलता है ठीक बाबे है। का नाम क्या था? वली लाइक। हाँ, लईक उसका नाम था। उसको बोलता है वो बाबा, वो लईक बोलता है आगे से ठीक है पैसे मिल गए ओके हो गया। ये तुमने गन पॉइंट पे बुलवाया तुम लोगों ने? हाँ ये गन पॉइंट पे अकबर के पास पिस्टल था तो उसको पिस्टल लगाया। जिसकी कमेटी थी वो नहीं
नहीं था खुद यहाँ पे? वो नहीं था, वो अकबर का बयान था कि वो मुल्तान था। ठीक है। तो उसने उसको पिस्टल लगाया तो उसने यही बोला ओके हो गया, पैसे मुझे मिल गए। तो अकबर ने मोबाइल पकड़ लिया, फिर मुझे कहते इस तरफ गाड़ी लेके चलो, इस तरफ लेके चलो। मैं उस तरफ गाड़ी ले जाता रहा। जब नहर पे पहुंच गए हम लोग, उधर जाकर मुझे कहते गाड़ी रोको। मैंने गाड़ी रोकी, ये दोनों नीचे उतरे। कितना क्या टाइम था उस वक्त? तकरीबन 8 बजे का टाइम था, शाम के। हाँ रात और के। वहाँ कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं था नहर पे। तुम लोगों को डर नहीं लगा कि कोई देख लेगा या गाड़ी से उतर के भाग पड़ेगा? डर तो था काफ़ी, लेकिन उसके पास पिस्टल था, उसने डराया हुआ था उसको, अच्छा। लई को। तो जैसे वो उतरता है उसको साथ जाते मैं गाड़ी मोड़ता हूँ। मैं गाड़ी मोड़ के जब उतर के पास जाने लगता हूँ उतनी देर में उसको फायर मार देता वो। तुम साथ ही थे ना? हाँ, मैं जब पास जा रहा था उसको फायर मार देता। कहाँ लगता है फायर? सर में। फिर तो फिर उसको उठा के नहर में फेंक देते हैं। तुम क्या करते हो? मैं कुछ नहीं, मैं उसके पास गया और मुझे कहता है, उसने पहले उसकी बाजू पकड़ के खींचने लगा नहर की तरफ। उससे नहीं खींचा, मुझे कहता मेरे साथ फेंकवा। मैंने बोला नहीं। कहता फेंकवा, कोई आ जाएगा, कोई जल्दी आओ। मुझे ऐसे इशारे करता रहा पिस्टल के साथ। मैं फिर डरता उसके पास गया और मैंने टांगे फड़ी, उसने बाजू पकड़े, उठा के नहर में फेंका। मुझे कहता जल्दी बैठो, कोई ना कोई आ जाएगा, तुम्हें जल्दी कितने बैठो। पैसे देने का वादा किया उसने बीच में से? कोई पैसे का ऐसे कैसे हो सकता है कि बगैर लालच के इंसान को काम कर दे? उस 4.25 लाख 4.5 लाख में से उसने तुम्हें भी कहा होगा ना कि आधे तुम्हें दे दूंगा। नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बोला ना। उन्हें मुझे बोला मैं आपको पैसे दूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे कोई चक्कर नहीं तो था। तुमने किस बिना पे फिर तुमने ये सब कुछ किया? जब उधर से उठा लाए रेमंड से, तो मुझे बाद में कहता है वरना हम पकड़े जाएंगे, इसको मारना पड़ेगा। और भाई तुम पुलिस को फोन कर देते, मोबाइल था ना पास? जी। तुमने पुलिस को फोन नहीं किया, तुम गाड़ी में उसके साथ फिरते रहे। तुमने उसको जब गोली लग रही थी उस वक्त तुमने गाड़ी रोक के पुलिस को फोन नहीं किया, तुमने कोई ववेला नहीं डाला। एक शख्स की जान बच सकती थी। उसकी वजह यह है कि तुम उस पूरे प्लान में शामिल थे। बस डर गया था, मैंने बोला अगर क्या बताया डर गए थे? और किसी को कॉल किया, किसी को बताया, वो मुझे भी साथ पकड़ लेंगे, मुझे भी उसके बाद तुम थाने आए? नहीं, मैं नहीं आया किसी। नहीं आए? मैं किसी को भी नहीं फिर तुमने उसको फेंकवाया नहर में, घर जाके किसी को नहीं बताया? नहीं बताया किसी। तुम पूरे वारदाती हो, तुम उस पूरे प्लान का हिस्सा हो। फिर क्या किया वहां से? फिर उधर से वापस आ गए जब गाड़ी के जिसको गाड़ी पिस्टल कहाँ से लिया था? अकबर का था, उसको पता था। फिर जब वापस आए हम लोग, उसने मुझे किराया दिया। मुझे 2500 रुपया पकड़ा था। मैंने बोला नहीं 3500 रुपये दो। कहता नहीं 2500 रुपया ले लो, बाकी मैंने बोला 1000 कम है। कहता मैं मालिक को खुद ही बोल दूंगा 1000 रुपये बाद में हम उसके साथ तुम्हारे कर दूंगा। साथ एक बंदा जाके एक इंसान को मार देता है और वापस आके तुम्हें पैसे भी नहीं देता। वाह। 2500 रुपया दिया ना उसने, जो 3500 देना था और उसने 2500 दिया। और रास्ते में मुझे डराता रहा अगर किसी को बताया या कुछ हुआ 302 लग जाएगी, हम बराबर में शरीक होंगे, तो तुमने कहा नहीं मैं बता दूंगा, मुझे पैसे दो वरना? नहीं, मैंने नहीं कुछ भी। उस बड़े शरीफ हो तुम। हैं डर इतना था उसके पास, पागल हुआ था, उसके बोलने का अंदाज भी पहले तुम जैसा हाजी नहीं था। सनाउल्लाह और वो कातिल है? हैं ये बता रहे हो मुझे इतनी देर से? नहीं, तो क्या बताना चाह रहे हो? बस यही कि उसने मुझसे तुमसे उसने जबरदस्ती में ये सब करा लिया है, अचानक ऐसे वैसे हो गया, ऐसे यही बता रहे हो? हैं अभी तुम्हारी कनपट्टी पे पिस्टल रखते हैं, तुम यहाँ पे किसको मरवाओगे साथ मिलके? बताओ। ये पूरी मेरी टीम बैठी है, किसी को मारोगे पकड़ के? नहीं। ये साथ वर्दी वाले खड़े हैं, हाथ उठाओ इन पे। नहीं हैं मैं रखती हूँ ना कनपट्टी पे पिस्टल। ये सब बकवास है, तुमने होशो हवास में किया जो भी किया। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। सब तुमने जानबूझ के किया है। नहीं, मुझे पहले से कुछ नहीं था पता इसने ऐसे करना वैसे करना है, या कोई पैसों का मुझे लालच नहीं दिया मेरे साथ। चलो ऐसे मैं आपको पैसे दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कोई सब दिया हुआ था उसने तुम्हें लालच। नहीं, अब तुम मुकर रहे हो और हो सकता तुमने पकड़े भी हो। नहीं, पैसे कोई नहीं उसने। तो बस फिर तुमने पकड़ने थे। शर्मिंदगी है? बहुत ज़्यादा। हैं क्या शर्मिंदगी है? ये क्यों हो गया? अगर हो भी गया था तो मैं जाके बता देता, घर बता देता, या जिनका हुआ उनको बता देता, पुलिस को बता देता, मेरी जान बच जानी थी। तुम तो फरार रहे। मैं डरता रहा। मैंने बोला उसके बाद मिले उसको, अकबर को अगले दिन जब मिला ना, अगले दिन फिर मैं गाड़ी के पास जा रहा था तो मुझे वो अकबर मिला। मुझे कहता इधर आप बात सुनो। मैंने बोला जी। मुझे कहता है ऐसे ना रोला पड़ रहा है, तो आप किसी को बताना ना, बात ना करना, मैं जानूँ, मेरा काम जाने। उसी दौरान उसने अपने भाई को भी बता दिया था, आसिफ को। उसने भी मुझे डराया, धमकाया, किसी को बताना नहीं, अगर बताया 302 लग जानी, प्लांटिंग, हम जाने, हमारा काम जाने, आपने दरमियान में नहीं आना, बस चुप रहना, किसी को बताना नहीं बस। और तुम चुप रहे? हाँ। उसके बाद वाह तेरी मासूमियत है। अकबर फिर पकड़ा गया। उसके बाद नहीं मेरा उसके साथ रब्ता हुआ। जिस माँ का बच्चा छीन लिया, जिनसे उनका भाई छीन लिया, उन्हें मुंह दिखा सकते हो? सारी जिंदगी तुम्हें कातिल का टैग लग गया। 23 साल तुम्हारी उम्र है, इस टैग के साथ तुमने पूरी जिंदगी गुजारनी है। ये अल्लाह का अजाब है दुनिया में, अगर इंसान समझे तो। जी। ये कैसे हो सकता है कि तुमने पैसे ना लिए हो उससे? हमारी पहले कोई बात नहीं थी पैसे लेन देन की। जब गाड़ी रोक के हम लोग वापस गए,
उसका अकबर का घर आता है, फिर उसके आगे मेरा गांव आता है। उसकी दुकान से मैं गुजरा तो उसने मुझे आवाज़ दी, मेरी बात सुनो। मैंने बात सुनी, उसने मुझे इधर आओ। मैंने पसीने में तो पसीना था मुझे बहुत ज़्यादा। मुझे बोला इधर आओ, बोतल पियो। मैंने बोला नहीं, इधर आओ, बोतल पियो। मैंने बोतल पीने लग गया। मुझे ना वो पैसे देने लग गया 10,000 रुपया। मैंने बोला मैंने नहीं लेना। कहता नहीं ले लो, चुप रहो, किसी को बताना नहीं। मैंने बोला नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं, आपको ज़रूरत है, आप अपने रख लो पैसे। कहता नहीं रख लो, आपके लिए बेहतरी हो गया, अब 10,000 रुपये रख लो, फिर अच्छा रहेगा। मैंने बोला, मैंने आराम से पकड़ लिए फिर 10,000 रुपये। मैंने ये कब का वाकया है? ये उसी दौरान का, उससे अगले दिन या उसी दिन? उसी रात का। उसी रात तुमने 10,000 रुपये ले लिए? हाँ, उसी और रात। तुम मुतमईन आके जाके घर सो गए? मैं परेशानी तो बहुत थी, ये काय क्या की करवा परेशानी लिया, थी, ये क्या करवा लिया उसने, कैसे हो गया, ये कत्ल हो गया। अगर कल को पता चल गया मारे गए, ऐसे हो जाए। मुझे पता था, पता भी चल जाना है। अच्छा, तुम्हें पता था? हाँ, वो ज़ेन इतना काम करता था? कत्ल छुप नहीं सकता, मुझे पता था। तो पहले जब पता था कत्ल छुप नहीं सकता, तो जब कत्ल हो रहा था तभी कोई अमल कर लेते? बस डरता उसकी बातों में जैसे बोलता गया वैसे करता रहा बस। अभी वो कहेगा किसी को मार दो और जाके मार दोगे दोबारा? नहीं, खुद मरना मंजूर है किसी की जान लेने के लिए नहीं। हाँ, तो पहले मार जाते। जगह पता था। तुम्हें क्या पता था कि पकड़ा? अभी तो कह रहे मुझे पता था। नहीं, ये कत्ल करवा लेगा, ऐसे करवा लेगा मुझे, ऐसे बोल के गया, आगे ऐसे ले जाएगा मुझे। ये इस सारे अमल के बाद, पकड़े जाने के बाद, एक्सपोज होने के बाद अपनी माँ को फेस किया, अपने बहन भाइयों को फेस किया? हाँ, बहुत बुरा हाल होगा उनका। लोग बातें कर रहे हैं। किन नजरों से जाके अपने लोगों में खड़े होगे? नहीं जा, किस मुंह से जाओगे बताओ? जा ही नहीं सकता, कैसे सामना करूंगा, वो कैसे मुझे अपना रखेंगे अब? हाँ, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई कुछ नहीं। कल को तुम्हें तो कोई अपनी बेटी भी नहीं देगा शादी के लिए। कभी नहीं देगा। कातिल को कौन देता है? कोई भी नहीं। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसने महज 10,000 रुपये के पीछे एक इंसान की जान ले ली। इसका उस कातिल शख्स से जो याराना था, उस याराने को निभाते निभाते इसने 10,000 रुपये की डील की, गाड़ी किराए पे ली, गाड़ी ड्राइव करवाई। एक शख्स जिनसे ना इनकी दुश्मनी, ना लेन ना देन, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना ही उसको जानता था लाइक नामी शख्स को। ये महज सिर्फ कमेटी की रकम देने गया और इसका दोस्त, इसका सो कॉल्ड याराना उसके साथ, वो वहाँ जाके लालच में आ गया। 4.5 लाख रुपए देने की बजाय उस शख्स को किडनैप किया। उसे ये लोग नहर के किनारे लेके आए, वहाँ उसे बेदर्दी से कत्ल किया, उसके सर में गोली मारी, ये जाने बगैर कि उसके घर में कौन कौन उस दिन या उस रात उसकी राह तक रहा होगा। उसके घर में उसके अपने अभी दरवाज़ा तक रहे होंगे कि वो वापस आए, लेकिन वो वापस आने के लिए घर से निकला ही ना था। शायद उसकी ज़िंदगी का वो आखिरी दिन था और इनके गुनाहों की सज़ा इन्हें इस सूरत में मिलनी थी कि इन्होंने दुनिया के सामने रुस्वा होना था। आज ये हथकड़ियाँ पहने सबके सामने है, एक इस वक्त जेल में सज़ा भुगत रहा है। वो 4.5 लाख तो किसी काम ना आया, वो इनके गले का तौक बन गया। ये वो मैसेज है उस यंग जनरेशन के लिए। हम समझते हैं हम XYZ कोई भी गुनाह कर रहे हैं, लेकिन हम कौन सा पकड़ में आएंगे? तो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। ज़रूरी नहीं कि जो गुनाह आप कर रहे होते हैं उसी की पकड़ हो, किसी और गुनाह की पकड़ भी आपको झंझोड़ के रख देती है। इसी सीख के साथ मुझे अनिला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।